ग्रीव्स का 500 kVA का डीजी सेट है, CPCB 4+ ब्रांड न्यू। इसकी प्री कमीशनिंग कर चुके हैं, कमीशनिंग के लिए आज आए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कमीशनिंग में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है जिसके बिना कमीशनिंग नहीं हो सकती है, जो आगे चल के आपको बहुत दिक्कत देंगी। ठीक है, उन चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले फाउंडेशन, ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका अर्थिंग, ठीक है, उसके बाद आता है आपका केबल की साइजिंग, ठीक है, केबल का ग्लैंड, ठीक है, आपका स्पेस मेंटेनेंस के लिए चारों तरफ, ठीक, एयर वेंटिलेशन सिस्टम, एग्जॉस्ट सिस्टम, आपको ये देखना है कि एयर वेंट आराम से हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए अब इन सभी चीज़ों पे, और बाकी जो ए चेक होता है आपका वो आपको करना ही करना है हर बार जब भी आप डीजी पे जाएंगे। ठीक है, वो चाहे कमीशनिंग हो, प्री कमीशनिंग हो या कुछ भी हो, ए चेक हमेशा होगा। ठीक है आपका। अब सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम करते हैं बेस पे बात। तो बेस का जान लीजिए आप 100-150 mm से ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। बेस की हाइट 100-150 mm से ऊपर होनी चाहिए। दूसरा ये कि आपको ये देखना है कि क्या हमारे डीजी सेट की चौड़ाई और लंबाई हमारी पूरी हमारे फाउंडेशन पे आ रही है या नहीं आ रही है। कहीं से हमारा डीजी सेट बाहर तो नहीं निकल रहा है। अगर कहीं से भी हमारा डीजी सेट बाहर निकल रहा है तो ये जान लीजिए हमारी कैनोपी बेंड हो सकती है, उसे हार्म पहुंचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं चलेगा फाउंडेशन बिल्कुल भी। पहली बात है, रखना ही आपको अलाउ नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, फाउंडेशन का तो हो गया ये। फिर इसके बाद कर लेते हैं हम लोग अर्थिंग पे बात। अच्छा, फाउंडेशन की एक और चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अगर ज़मीन पे है, कंक्रीट बेस आपका फाउंडेशन होना चाहिए। ठीक है, अगर ग्राउंड पे है या कहीं पे भी है, अगर रूफ़ पे रखते हैं, छत पे, तो उसकी एक सिस्टम है उसको रखने का सिस्टम ये है कि अगर आप रूफ़ पे रखते हैं, छत पे रखते हैं, ठीक है, कि जो आपके पिलर आते हैं, ठीक है, बीम जिसे कहते हैं, ठीक है, आरसीसी के जो आपके पिलर आते हैं, वो पिलर टू पिलर चैनल जाएगा लोहे का। ठीक है, और ये आप हमारी कंपनी में डिस्कस कर लेंगे। ये चीज़ के लिए आपको बता दिया जाएगा कि कितने mm का चैनल होना चाहिए आपका। ठीक है, वो चैनल पिलर टू पिलर जाएगा आपका, और उस चैनल पे दोनों मतलब 4 पिलरों पे 2 चैनल जाएंगे जो कि आपस में कनेक्ट रहेंगे। ठीक है, और चैनल के थ्रू चैनल कनेक्ट रहेगा। ठीक है, और उन चैनलों पे हमारे डीजी सेट को रखा जाएगा। अब प्लेटफॉर्म को बिल्कुल 0 to 0 रखना है। ठीक है, बाहर नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो ये प्लेटफॉर्म में होल दिए हुए हैं। ठीक है, ये होल दिए हुए हैं, ये होल्स हैं आपको चैनल से अटैच करने के लिए। ठीक है, ये आपका जो हमारा बेस है, ये चैनल में होल करके नट बोल्ट डल जाता है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से हैंग करना है ताकि डीजी सेट वाइब्रेशन होने पे, स्टार्ट होने पे उन चैनलों पे से स्लिप करके ना गिरे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि बीम टू बीम चैनल जाएगा पहले, फिर चैनल के ऊपर डीजी सेट रखा जाता है अगर आप रूफ पे रखते हैं तो। ये तो गई बेस की बात। अभी अर्थिंग क्लियर करते हैं। अर्थिंग का आप जान लीजिए। देखिए, जैसे कि एक अर्थिंग हमारी यहाँ पे रखी हुई है, दूसरी ये लगी हुई है। ठीक है, तो जहाँ पे कंपनी ने अटैच करने के लिए दिया हुआ है वहाँ पे आपको अटैच करना है। ठीक है, अब देखिए अटैच कैसे करना है। जैसे कि ये हम आ गए, ये जो पेंट होता है आपका, ठीक है, इस पेंट को आपको हटाना है। एमरी पेपर से आप इस पेंट को हटाइए, उसके बाद ही आप अर्थिंग को अटैच करेंगे इसमें। ठीक है, उसके बाद ही आपको अर्थिंग लगानी है। ठीक है, तो इस तरीके से अर्थिंग लगेगी। अब अर्थिंग में क्या क्या चीज़ हमें जाननी चाहिए। जैसे कि हमारा ये 500 kVA का डीजी सेट है, तो अर्थिंग का साइज़ क्या होना चाहिए। जो अर्थिंग की हमारी स्ट्रिप आती है, तो जान लीजिए 500 kVA के लिए हमारे अर्थिंग का स्ट्रिप की साइज़ जो होना चाहिए 25 to 6, मतलब 25 mm से 25 mm की इसकी चौड़ाई होगी और 6 mm की इसकी मोटाई होगी। ठीक है, स्ट्रिप की। तो ये तो हो गई कॉपर स्ट्रिप की बात। ठीक है, अगर इसकी जगह GI की आप स्ट्रिप यूज़ करते हैं तो इसकी 35 mm की चौड़ाई होगी और 6 mm की मोटाई होगी। ठीक है, और डायरेक्ट इस स्ट्रिप को उठाकर आप जनरेटर पे लगाते हैं तो आप इसी साइज़ के साथ लगाएंगे। लेकिन अगर आप अर्थिंग से केबल लेके जाते हैं जनरेटर पे लगाने के लिए, तो 500 kVA के लिए कम से कम आपको 150 mm की केबल लगानी पड़ेगी, कॉपर की। कम से कम 150 mm की अर्थिंग की केबल होगी अगर आपका 500 kVA का डीजी सेट है। पर अर्थिंग की 150 mm की केबल रहेगी। ठीक है, ये तो हो गई साइजिंग की बात, केबलिंग की बात, अर्थिंग की। ठीक है, अभी अर्थिंग में और क्या होता है। अर्थिंग में देखिए, अर्थिंग को आप सेपरेट करेंगे डीजी सेट से एक एक करके। ठीक है, जैसे कि न्यूट्रल पे 2 अर्थिंग होती हैं, तो एक एक करके आप सेपरेट करेंगे, एक लगी रहने देंगे। डीजी सेट को स्टार्ट करेंगे। डीजी सेट को स्टार्ट करने के बाद सभी अर्थिंग को चेक करेंगे कि न्यूट्रल
जनरेटर के चलते वक्त जनरेटर के न्यूट्रल से हमारी अर्थिंग के वोल्टेज को जो आप चेक करेंगे तो 5 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और फेस से चेक करेंगे सभी अर्थिंग को, हमारे जनरेटर के फेस से सभी अर्थिंग को चेक करेंगे तो 210 से लेके 240 वोल्ट तक होना ही चाहिए, ठीक है। अर्थिंग में जो वोल्टेज दिखाना चाहिए 210 से लेके 240 वोल्ट तक दिखाना ही चाहिए अगर आपकी अर्थिंग प्रॉपर वर्क कर रही है तो। अब अर्थिंग टू अर्थिंग चेक करना है, अर्थिंग टू अर्थिंग। तो ये हमारी जो पिट होती है अर्थिंग की, ये जो हमारी पिट होती है, एक पिट से दूसरी पिट के बीच का रेजिस्टेंस, जब 2 अर्थिंग के आप रेजिस्टेंस को चेक करोगे तो वो कम से कम 5 ओम आना चाहिए, 5 ओम आना चाहिए, ठीक है, कम से कम, इससे ज़्यादा कम नहीं, ठीक है, 5 ओम कम से कम होना चाहिए। अर्थिंग की गहराई कम से कम 2 मीटर से ज़्यादा गहराई होनी चाहिए अर्थिंग की, जहाँ पे हमारा ज़मीन में मॉइस्चर आता है, ठीक है, कम से कम इतनी गहराई होनी चाहिए अर्थिंग की। अब जैसे कि हमारी 4 अर्थिंग होती हैं तो कैसे लगेंगी, 2 अर्थिंग जैसे कि हमारी ये जहाँ जहाँ कंपनी ने मार्क दिया हुआ है 2 अर्थिंग यहाँ लग गई कैनोपी बॉडी पे, ठीक है। अब 2 अर्थिंग जो और बचती हैं, ठीक है, ये सेपरेट अर्थिंग होंगी तो ही मानी जाएंगी, ठीक है, इन्हें 4 अर्थिंग, ठीक है। तो अब जो 2 अर्थिंग बचती हैं वो 2 अर्थिंग कहाँ जाएंगी, वो जाएंगी वो जाती हैं हमारे न्यूट्रल पे, जैसे कि आप ये देख सकते हो पीछे की तरफ से ये न्यूट्रल पे आई हुई हैं। तो 2 अर्थिंगें हमारी जाती हैं न्यूट्रल पे, न्यूट्रल को मजबूत करने के लिए, ठीक है, और सेफ्टी के लिए। अब जान लीजिए कि हमारा इंजन, जो हमारा इंजन होता है ना, ये किसी भी तरीके से, क्योंकि आपने कनेक्शन जो अर्थिंग का किया है वो किस चीज़ का किया है, वो या तो किया है आपने अपनी कैनोपी बॉडी का, ठीक है, या तो आपने किया है न्यूट्रल का, लेकिन इंजन का या अल्टरनेटर का या रेडिएटर का आपने कोई अर्थिंग नहीं किया है, ठीक है। तो अब कैसे उनका अर्थिंग होगा, और उनका अर्थिंग भी बहुत ज़रूरी है, और क्यों ज़रूरी है ये आपको बताता हूँ। देखो आपने यहाँ 2 अर्थिंग कर दिया है ना कैनोपी का, देखो इंजन का अर्थिंग इसलिए ज़रूरी है, जो हमारा AVM पैड होता है, ठीक है, इस AVM पैड के बीच में एक रबर की कपलिंग होती है, जिसकी वजह से हमारा जो पूरा इंजन अल्टरनेटर, मतलब जो पूरा DG का सिस्टम है, ठीक है, ये कभी भी टच नहीं करता है आपकी कैनोपी को, ठीक है, कैनोपी बॉडी को मेटल टू मेटल कोई कांटेक्ट नहीं रहता है इंजन से आपका, ठीक है, क्योंकि रबर पे। तो अगर इंजन की वायरिंग शॉर्ट होती है किसी भी तरीके से, इसमें करंट आता है, तो उसको कैसे उससे आप कैसे बचाव करोगे, ठीक है। उससे बचाव करने का तरीका यही है कि आप चेक करो कि आपके इंजन से कोई अर्थिंग उठ के, ठीक है, इंजन अल्टरनेटर से उठ के कोई अर्थिंग आपकी कैनोपी पे अटैच है या नहीं। जैसा कि आप ये देख सकते हो, ये हमारी अर्थिंग है और ये हमारी कैनोपी से अटैच है ना, ये हमारे फाउंडेशन से अटैच है, ठीक है। तो ये हमारी जो रबर कपलिंग के ऊपर इंजन है, जो पहले टच नहीं थे, अटैच नहीं थे हमारी कैनोपी की बॉडी के साथ, है ना, वो इस अर्थिंग के थ्रू अटैच हो जाते हैं, ठीक है। अब अगर हमारे इंजन में किसी भी तरीके का कोई फॉल्ट आता है ना, अर्थिंग से जुड़ा हुआ, तो अर्थिंग उसे अब्जॉर्व करने के लिए लगा हुआ है, कनेक्ट है। अब इसी की तरीके से हमारा रेडिएटर हमारे इंजन से मेटल टू मेटल किसी भी तरीके से कांटेक्ट में नहीं होता है, क्योंकि वो रबर के हॉस के थ्रू ही कांटेक्ट में होता है, और कैनोपी बॉडी से भी वो किसी भी तरीके से कांटेक्ट में नहीं होता है, क्योंकि हमारे रेडिएटर के नीचे भी रबर कपलिंग लगी हुई होती है, जिसके ऊपर वो रखा हुआ होता है, AVM पैड लगे हुए होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से मेटल टू मेटल कोई कांटेक्ट नहीं बचता है हमारे रेडिएटर का भी। तो जब हमारे रेडिएटर का कोई कांटेक्ट मेटल टू मेटल हमारे इंजन के साथ भी नहीं है और हमारे कैनोपी बॉडी के साथ भी नहीं है, तो अब अगर कल को हमारे रेडिएटर में जैसे सेंसर के वायर्स जाते हैं या किसी भी तरीके से कहीं से करंट आ जाता है, तो उसको कैसे हैंडल किया जाएगा, तो उसके लिए भी अर्थिंग लगाई जाती है। ये हमारा रेडिएटर है और ये देखिए, जैसे कि ये आप देख सकते हो, ये एक अर्थिंग लगाई हुई है और ये नीचे फाउंडेशन पे अटैच हो जाती है, जो कि कैनोपी का हिस्सा है ना, तो ये अटैच हो गई इससे, है ना, बेस के साथ, जिसकी वजह से हमारे रेडिएटर की भी अर्थिंग हो जाती है, हमारे इंजन की भी अर्थिंग हो जाती है, हमारे कैनोपी और हमारे न्यूट्रल की भी अर्थिंग हो जाती है। तो यहाँ पे हमारी अर्थिंग की बात हो गई कंप्लीट, जैसे कि हमने आपको अर्थिंग के बारे में सभी कुछ बता दिया, अर्थिंग के बारे में, फाउंडेशन के बारे में जान लिया है, तो अब हमें पता होना चाहिए एयर वेंटिलेशन सिस्टम का, ठीक है। अब आप जानो कि हमारा पीछे से सक्शन होता है और जिधर की तरफ रेडिएटर होता है उसी साइड एयर निकलता है, हॉट एयर, ठीक है। अब हॉट एयर जो निकलता है
उसके लिए आप मेक श्योर करो कि आगे कोई भी चीज़ रुकावट ना बने, वो फ्लो फ्री फ्लो जाए, ठीक है। अगर वो फ्री फ्लो नहीं जाएगा तो इंजन ओवरहीट होगा। उसके आसपास कोई वॉल होगा, आप 2 मीटर के बाद 1.5 मीटर के बाद कोई वॉल होगा, आप कहोगे बहुत जगह है, आराम से बंदा निकल जाएगा या कोई पर्सन आराम से घूम टहल सकता है, मेंटेनेंस कर सकता है, तो ऐसा नहीं है। एयर के लिए फ्री फ्लो के लिए हमें जगह चाहिए होती है, ठीक है, एयर जाने के लिए, ठीक है। तो इसका तो जैसे पीछे से सक्शन का आप देख ही रहे होगे, है ना, जैसे पीछे यहाँ पे भी जाल दिया हुआ है और इस तरफ भी, यहाँ से एयर सक करेगा, इसका ऊपर की तरफ से एयर निकलता है, ठीक है, इसका हॉट एयर ऊपर की तरफ से निकलता है। तो ध्यान रखना है, कोई भी छत की रूफ होगी तो उससे भी 3 मीटर का गैप होना चाहिए, और एयर के फ्री फ्लो के लिए एग्जॉस्ट लगा हुआ होना चाहिए। अगर ये आप किसी भी रूम में लगाते हैं तो, या कोई बड़ा शटर होना चाहिए, ठीक है, ताकि एयर वहाँ से बाहर निकल सके। ऐसा नहीं कि एयर आपका 3 मीटर ऊपर टकराई है और फिर वापस पीछे की तरफ चली गई है और पीछे से दोबारा सक्शन कर लिया है और उसी एयर को घुमा रहा है। इसे कहते हैं रीसर्कुलेशन, और ये इंजन के लिए बहुत हार्मफुल रहता है, ठीक है। रीसर्कुलेशन ना हो इसलिए आप मेक श्योर करिए कि आगे से भी एयर निकलने का सिस्टम होना चाहिए और पीछे से भी फ्रेश एयर आने का सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि पीछे से भी हवा, फ्रेश एयर इंजन ले सके, और आगे की तरफ जो इंजन एयर छोड़ता है वो घूम के वापस पीछे की तरफ से सक ना करे, ठीक है। ये रीसर्कुलेशन कभी नहीं शुरू होना चाहिए, याद रखिए, ठीक है। ये तो हो गया वेंटिलेशन का। अभी आ जाते हैं एग्जॉस्ट पे। बहुत सी जगह पे आपने देखा होगा कि एग्जॉस्ट जो हमारी लाइन होती है, पाइपलाइन, थोड़ा सा लोगों को लंबी पाइपलाइन चाहिए होती है। कोई 2 मंजिल ऊपर निकलवाता है ना, कोई 2 फ्लोर्स ऊपर निकलवाता है, कोई 10 फ्लोर्स ऊपर निकलवाता है। तो जान लीजिए कि कंपनी फिटेड जो एग्जॉस्ट आता है, ये सेम लाइन मतलब आप सिर्फ 5 मीटर तक ही रख सकते हैं। सेम लाइन 5 मीटर से ऊपर आप नहीं लेके जा सकते हैं। जो भी कंपनी आपको 6 इंची का अगर आईडी देता है अपने एग्जॉस्ट का, तो वो 5 मीटर तक ही जाएगा बिना किसी बैंड के। अगर आप बैंड लगा देंगे तो 5 मीटर कंज्यूम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप। अगर आप ये जैसे बैंड लग गया है ना यहाँ पे, ठीक है, अब इसके ऊपर आप इसके साथ, ठीक है, इस बैंड के साथ आप जोड़ के कहीं नहीं लेके जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ 5 मीटर आपका कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। इसके लिए आपको स्ट्रेट पाइप का मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप खाली स्ट्रेट पाइप लगाते हैं तो उसके लिए सिर्फ 5 मीटर की छूट है, वो भी सेम आईडी के साथ, ठीक है। और अगर 5 मीटर से ऊपर आप लेके जाते हैं, ठीक है, 5 मीटर से आप ऊपर 1 मीटर भी बढ़ाते हैं, तो आपको उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, उसका आईडी को, उसका डायमीटर को इंक्रीज करना पड़ेगा जो कंपनी ने दिया है। उस कंपनी के दिए हुई आईडी को आपको 20% इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर आप 1 मीटर भी बढ़ाते हैं, 15 मीटर तक आप अगर पाइप को बढ़ाते हैं, है ना, 15 मीटर तक आप जो भी पाइप बढ़ाएंगे, ठीक है, उस पाइप को आपको 20% बढ़ाना होगा। 20% उस आईडी को इंक्रीज करना होगा आपको। और आप जितने भी बैंड देंगे उसमें, ठीक है, ये जो हमारा एल्बो बैंड दिया जाता है ना, स्मूथ बैंड जो दिए जाते हैं हमारे, इसमें भी जब आप बैंड देंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये एक बैंड आपका, ठीक है, 5 मीटर कंज्यूम करेगा। तो जो 15 मीटर की आप लेंथ खींचेंगे उसमें आप जो भी बैंड देंगे वो 5 मीटर माना जाएगा लेंथ का। तो उसी हिसाब से देखना है आपको। अगर आपने 2 बैंड दिए हैं तो 10 मीटर वहाँ पे आपका ख़त्म हो जाता है। तो दो बैंड आपने दिए हैं, 10 मीटर आपका कंज्यूम हो गया 2 बैंड में, और 5 मीटर की लेंथ आप और लगा सकते हैं उसके साथ, ठीक है। 5 मीटर के पाइप में आप वो 2 बैंड लगा पाएंगे, ठीक है। इस तरीके से 5 मीटर माना जाता है एक बैंड को, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और अगर आप 15 मीटर से ऊपर भी एग्जॉस्ट को लेके जाते हैं, मान लीजिए 25 मीटर तक, तो आपको 40% से इंक्रीज करना होगा। और ये शुरू कहाँ से होगा? ये बिल्कुल जो कंपनी एग्जॉस्ट पाइप जहाँ पे देती है ना, हमारा साइलेंसर का माउथ, यहाँ से शुरू होगा बिल्कुल, ठीक है, यहाँ से बिल्कुल शुरू होगा और 25 मीटर तक वो सेम साइज 40% इंक्रीज के साथ जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसके ऊपर भी बढ़ाते हैं, आप पाइप की लेंथ को बढ़ाते हैं, तो आप हमारी कंपनी से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, वो आपको सही लेंथ और सही आईडी बता देंगे। की केबल की बात, लोड की केबल का ऐसा है कि जितने केवीए की रेटिंग का हमारा DigiSet है और हमारी कंपनी ने जो केबल उसके लिए सजेस्ट करी है, केबल वही लगेगी, ठीक है। केबल का साइज़ थोड़ा सा बड़ा चल जाएगा, ठीक है,
mm थोड़ा सा ज़्यादा चल जाएगा, लेकिन अंडर mm अंडर रेटिंग केबल बिल्कुल भी नहीं चलेगी। कस्टमर 1 मिनट के लिए चाहे 1 सेकंड के लिए चाहे, आपको कमीशनिंग नहीं करनी है, आपको ज़रा सा भी नहीं चलाना है उस पर, ठीक है। जैसे कि हमारा 500 kVA का DG सेट है, अब हमारी कंपनी इस पर बोलती है कि आप केबल डाल सकते हैं 250 mm की 3, ठीक है। तो आप इस पर 300 mm की 2 केबलें भी डाल सकते हैं, ठीक है। जो जनरेटर के केवीए रेटिंग के हिसाब से सूटेबल है वो तो आप डाल सकते हैं, लेकिन अंडर रेटिंग की केबल नहीं चलेगी, ठीक है। और केबल्स भी डालने के बाद आपको क्या क्या चेक करना है, आपको प्रॉपर केबल्स को टाइटली खींच के देखना है। केबल्स में बिल्कुल भी लूजनेस नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके से लूजनेस होगी, हीट होगा, ब्रस्ट हो जाएगा, ठीक है, जल जाएगा। तो बिल्कुल आपको लूजनेस चेक करनी है, लूजनेस नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। और ध्यान रखना है आपको कि केबल्स के साथ ग्लैंड बहुत ज़रूरी है, ग्लैंड लगा हुआ होना, नहीं तो क्या होता है कि केबल बॉडी पे टच करते करते कट जाती हैं और करंट का फ्लो बॉडी पे आ जाता है, ठीक है। तो सेफ्टी के लिहाज से भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ग्लैंड। कल को केबल पे कोई गाड़ी चढ़ जाती है, केबल खिंच जाती है, तो कम से कम ग्लैंड की वजह से बचा रहता है, इम्पैक्ट हमारे कनेक्शन पॉइंट पे नहीं आता है, ठीक है। तो आपको खास ध्यान रखना है ग्लैंड, केबल साइजिंग और इसका कहीं से लूजनेस नहीं होना चाहिए, इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है आपको, ठीक है। करिए, ए चेक करने के बाद आप DG सेट को चलाइए, स्टार्ट करिए। स्टार्ट करने के बाद कस्टमर को आप सारी चीज़ें बताएंगे, ठीक है। स्टार्ट करने के बाद लोड अप्लाई करने से पहले आप कस्टमर को बताएंगे कि हमारा अगर DG सेट 500 kVA का है, जिसका फुल लोड बनता है 695, ठीक है। तो 695 एम्पियर अगर फुल लोड बनता है तो कस्टमर जो DG सेट को रन करेगा वो 80% पे रन करेगा, ठीक है। 80% से ऊपर कस्टमर DG सेट को रन ना करे। अगर 80% पे DG सेट को कस्टमर रन करता है तो DG सेट अच्छा चलेगा, ठीक है। 80% के अंदर रन करेगा तो अच्छा चलेगा DG सेट, ठीक है। 500 kVA के हिसाब से 80% लगभग 550 एम्पियर बनता है, ठीक है। आपको कस्टमर का लोड चला के देखना है, लोड कैलकुलेट करना है, आपको उस पर जर्क लोड देखना है, जर्क लोड में कितना डिफरेंस है, 150 एम्पियर का है, 100 एम्पियर का, 200 एम्पियर का है। अगर जितना बड़ा डिफरेंस रहेगा उतना ही कम आप लोड चलाने के लिए कस्टमर से बोलेंगे, ठीक है। और देखेंगे आप कि आपका जो जर्क लोड आ रहा है वो कितनी देर तक एक जगह पे स्टेबल रहता है और उसके बाद ट्रिप होता है, मतलब डाउन जाता है और फिर अप आता है, ठीक है। इस हिसाब से आपको देखना है, ठीक है। कस्टमर को आपको पूरा गाइड करना है, ऑटो, मैनुअल, ठीक है। और पैनल को रीसेट करना, रेडिएटर में वाटर कहाँ से चेक होता है, ऑयल कहाँ से चेक होता है, बैटरी वाटर लेवल कहाँ से चेक होता है, जो डेली रूटीन की चीज़ें हैं वो सब चेक करना, बताना है। बाकी सेफ्टी के साथ कस्टमर को बताना है आपको कि इंजन कभी भी ऑटो में नहीं होना चाहिए। आपको कस्टमर को बताना है कि कोई भी लूज कपड़ा, कोई भी लूज चीज़ या मफलर जैसी चीज़ पहन के गेट नहीं खोलना है कैनोपी का, चलते हुए इंजन का, ठीक है। कस्टमर को पूरा पैनल के बारे में आपको गाइड करना है, ठीक है। MCB कैसे ऑपरेट हो गई, हमारी जो MCCB लगी हुई है वो कैसे ऑपरेट बताना है, स्टॉप का, मैनुअल का, आपका क्या नाम है, ऑटो का, स्टार्ट का, हूटर का, मेन लाइन का, स्विचिंग का, सब बताना है, ठीक है। कस्टमर को ए चेक के बारे में पूरा बताना है, सब कुछ बताना है ए चेक के बारे में, कस्टमर को पूरा गाइड करना है ताकि वो जो भी करे सेफ्टी के साथ कैसे करे, ठीक है।